साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी वहाँ पर कराची के रेंजर हेडक्वार्टर पर हमला हो जाता है, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। आज खबर आ रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध है वो बड़े स्तर पर हो सकता है। उसी दिशा में ये दोनों बढ़ रहे हैं और साथ ही पीओके में लंबे समय से प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इस समय उग्र हो चुका है। और अब पीओके के प्रोटेस्ट में नारे लगाए जा रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं। ये पीओके नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, पीओके नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आप जैसा कि जानते हैं कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक नाम के एक ग्रुप बन गया है, उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इस ग्रुप में समाज के हर तबके का आदमी शामिल है, फिर चाहे वो छोटा दुकानदार हो, कोई वकील हो, कोई टूरिज्म का काम करने वाला हो, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला हो, पत्रकार हो, स्टूडेंट हो, हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। और इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो ये ग्रुप है, इसको पाकिस्तान ने अपने यहाँ बैन कर दिया है, इसको देशद्रोही करार दे दिया है। और इस ग्रुप ने लगातार विद्रोह करते करते वो स्थिति पहुंचा दी है कि पाकिस्तान की आर्मी भी अब इस प्रोटेस्ट को रोक नहीं पा रही है। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी, पाकिस्तान की आर्मी के कई लोग मारे गए, पाकिस्तान की आर्मी ने इन निर्दोषों लोगों पर भी गोलियां चलाई, 200 से ज़्यादा प्रोटेस्टर भी मारे गए, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे क्षेत्र में जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जैसे तैसे वीडियो वगैरह कहीं से बाहर आ रहे हैं। कल जो वीडियो वायरल हुआ, यह जो सामने आया, वो ये था कि इस तरह से एक बालकनी है, इस बालकनी में रावलकोट की बालकनी है, ये रावलकोट का क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 70,000 लोग इकट्ठे हो गए हैं। और इस बालकनी में जो इनके नेता हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, अमान खान, उन्होंने ये नारा दिया कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम उसके साथ संयम से रहें तो पाकिस्तान को हमारी सभी मांगें माननी होंगी, वरना हमारे पास और भी ऑप्शन खुले हुए हैं। क्या कहा? और भी ऑप्शन खुले हुए हैं। साथियों, जब इस तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो चीजें धीरे 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 डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक रात में जाकर के आप पीओके वापस ले आए। 2019 में धारा 370 में बदलाव किया गया, वो एकदम से नहीं हो गया कि भाई आज मन किया कि काम करते हैं, भाई इसको हटा देते हैं ना। 2015 से उसके लिए काम चल रहा था। जब 2015 में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी कश्मीर में, सबने विद्रोह किया कि भाई तुम तो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ रहते थे, तुमने सरकार कैसे बना ली। चुपचाप बन गई, काम चलता रहा, बीच में गिरा दी, फिर वहां पर गवर्नर का शासन आ गया, फिर उससे साइन करा लिए और 370 हटवा दी। ऐसे ही अगर आपको पीओके वापस चाहिए तो आप फोर्स के माध्यम से सोचो ले लेंगे तो आप तनाव में चले जाएंगे, आप भी फिर रशिया यूक्रेन या ईरान और यूएसए बनने के चांसेस पैदा कर सकते हैं। अपने दुश्मन को कभी हल्के में मत लीजिए। रशिया के सामने यूक्रेन जरा सा है, हम सब कहते थे कि एक दिन में निपटा देगा यूक्रेन को, लेकिन लंबा खिंच गया। आज पाकिस्तान से हम भिड़ जाएं और युद्ध लंबा खिंच जाए तो इसमें वो तो खैर नंगा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी इकोनॉमी को भी तो नुकसान होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 2-3 दिन तक उसको जो नुकसान पहुंचाना था, उसको जो ताकत दिखा थी हमने दिखा दी और एकदम से रोक दिया। हालांकि उसी की गुजारिश पर होगा, पर रोक दिया। इसको हम लंबा खींचते तो युद्ध अभी भी चल रहा होता। दुनिया में जो जो युद्ध स्टार्ट हुए कोई नहीं रुका, न रशिया यूक्रेन रुका है, न ईरान यूएसए रुका है, न इजराइल लेबनान और इजराइल ईरान रुका है, न ही आप देख रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान रुका है, रुक रुक के बार बार लड़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं रुका है। ये भारत की स्ट्रेटेजी थी, खटाक से रोक दिया। तो आप ये सोचो कि पीओके में भी आप ऐसे कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीओके का टेरेन बहुत अलग है। देखो, ये मैंने मैप निकाला हुआ है, ये सैटेलाइट इमेज है। तो अगर आप देखो तो इसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, इस वाले क्षेत्र को। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इस क्षेत्र में हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है, हमारे लिए तो कश्मीर ही है। यहीं पर है रावलकोट, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान है, जैसा कि आप जानते हैं, लिखा हुआ है। ये बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, काराकोरम रेंज है, ट्रांस हिमालयाज हैं। और यहाँ पर ट्रांस हिमालयाज का मतलब देखो, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये बर्फ़ है। इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि बर्फ़ पड़ी रहती है, कई जगहों पर रास्ता भी नहीं है, सुलभ नहीं है। ऐसी जगहों पर आप सोचो आपकी फ़ौज जाकर के सबको काउंटर कर देगी एक ही बार में, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज कहीं कहीं छुपी होगी, यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकी छुपे होंगे, और अगर उनके साथ आवाम भी हो गई, यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो भी उनका साथ देने लगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इतनी आसानी से नहीं काउंटर कर सकते।
इसीलिए सबसे आसान रास्ता यह है कि वहां की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए और वो खुद कहे कि हमें भारत में आना है, तब पाकिस्तान की आर्मी भी कुछ नहीं कर पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब रास्ता उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको हर कदम पे ये बताया कि अब देखो पीओके में ये हो रहा है, पीओके में ये हो रहा है, पीओके में ये हो रहा है। आप में से कई पूछते थे तारीख बताइए कब आएगा पीओके, तो भाई मैं भगवान तो नहीं हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया। हाँ, हम डेवलपमेंट बता सकते हैं कि देखो ये डेवलपमेंट अब यहाँ पहुँच गया है, इसका मतलब संभावना ये है। और मैं कह रहा हूँ बहुत नज़दीक है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। ये नारा बोल देना या वहाँ खड़े होकर के इस चीज़ पर सबकी स्वीकार्यता आ जाना कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी खुले हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि इन लोगों ने 38 डिमांड रखी थी, 38 डिमांड्स हमेशा से रख रहे हैं, जब से ये आंदोलन कर रहे हैं 2023, 24, 25 से 38 डिमांड पाकिस्तान मान नहीं पा रहा है। उसमें सबसे बड़ी डिमांड ये है कि वो जो 12 सीटें हैं जिन पर आप कहते हो कि कश्मीरियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं, इनको आप पूरी तरह से हमारे अंडर में दे दो, इन पर दूसरों से वोटिंग मत कराया करो। आपको पता है ना, ये केस मैंने पहले बताया था आपको। देखो अभी आपको बताता हूँ, मैंने इसका वो निकाला हुआ था, अगर मिलता है तो बताऊंगा विद, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जो जब ये कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, वहाँ पर चुनाव होते हैं। उन चुनावों में देखो 1 लाख से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स की मार्च ऑर्गेनाइज होने वाली है रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक। ठीक है, अब ये बड़े स्तर पर और आगे बढ़ेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। 23 जून के बाद, 23 जून तक इन्होंने कहा था हमारी मांगे मान लो, वरना फिर हम बड़े स्तर पर जाएंगे। अब लगता है ये बड़े स्तर पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, चलो वो पता नहीं वो कहाँ चला गया। देखो यहाँ पर चुनाव होते हैं असेंबली के, इसमें 45 सीट्स पर चुनाव होते हैं। इन 45 सीट्स में से 12 सीट रिजर्व रखी गई हैं उन लोगों के लिए, ऐसा पाकिस्तान कहता है कि वो लोग जो भारत के कश्मीर से आए थे उन्हें भी यहां पर अधिकार मिलना चाहिए, उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। अब मान लो पाकिस्तान के अनुसार भारत के कश्मीर से कोई आदमी जाकर के पाकिस्तान के कराची में रहने लगा, या कश्मीर में भी नहीं, कराची में रहने लगा यहां पर, और पीओके में या यहां पर इनके क्षेत्र में चुनाव हुए, तो इन चुनावों में वो जो 12 सीट रिजर्व रखी गई हैं उनमें ये भी वोटिंग करेगा जो यहां रह रहा है। कोई यहां पर रह रहा है वो भी वोटिंग करेगा, कोई यहां रह रहा है वो भी वोटिंग करेगा, कोई यहां रह रहा है वो भी वोटिंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब रहे अलग अलग स्टेट्स में जरूर रहे हैं, लेकिन इन सबको भारत से आया हुआ कश्मीरी माना जा रहा है। और जब जब यहां वोटिंग होगी तब तक ये भी अपना वोट डालेंगे और इन 12 सीटों पर निर्णय देंगे। यहां के लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान इन 12 सीटों को रिजर्व रखने के बहाने से 12 ऐसे कैंडिडेट चुनवा देता है जो पाकिस्तान की केंद्र सरकार को मदद करते हैं या उन्हीं के एजेंट होते हैं। इस लिहाज से हम कितना भी प्रयास कर लें, यहां पर अपने मन की सरकार ला ही नहीं सकते। सरकार वही बनेगी जिसे पाकिस्तान चाहेगा। समझ गए? तो इसीलिए इन लोगों का कहना है कि इन 12 सीटों पर जो वोट करने का अधिकार आपने दूसरे लोगों को दे रखा है, कथित तौर पर भारत से आए हुए कश्मीरियों को, वो हटा दो। ये 12 सीट हमारे ही पक्ष में कर दो, या कुछ ऐसा कर दो कि इस पर वोटिंग सिर्फ वही लोग करेंगे जो यहाँ पर रहते हैं इस कश्मीर में, पीओके में या आज़ाद कश्मीर में। इस बात को पाकिस्तान मान नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने ये डिमांड मान ली, फिर तो जो ये जितने भी लोग हैं कश्मीर में रहने वाले, आज़ाद कश्मीर में, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में रहने वाले, फिर तो वो अपने हिसाब से इसको चलाएंगे, अपने हिसाब से सरकार चुन देंगे। कल को क्या पता ऐसी सरकार चुन करके आ जाए जो कहे कि हमें तो इंडिया में विलय होना है। तो पाकिस्तान इस डर की वजह से ये 12 सीट कभी नहीं छोड़ेगा और ये आंदोलन होता रहेगा। पहली बड़ी मांग तो यही बड़ी मांग है। इसके बाद जो अन्य मांगे हैं उसमें यह है कि यहाँ पर कई सारे डैम्स बना रखे हैं पाकिस्तान ने, बिजली पैदा करता है और वो बिजली पंजाबियों को सस्ती देता है। इनका कहना यह है कि उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमें सस्ती मिलनी चाहिए। पाकिस्तान सोचो इनको बिजली भी सस्ती नहीं दे पा रहा। इनका कहना यह है कि हमारे लिए जो राशन आता है, जितना भी गेहूँ चावल वगैरह जो कुछ भी है, वो बहुत महंगा हमको मिलता है, वो सस्ता मिलना चाहिए। पाकिस्तान इनको खाने की चीज़ें भी सस्ती नहीं दे पा रहा है।
इनका कहना ये है कि हमको बुनियादी सुविधाएं तो दे दो जिससे हम अपना जीवन आसान कर सकें। हम पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है कई चीज़ों पर, हम व्यापार करते हैं तो उस पर हमें एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ती है। इस तरह के कई इनके अलग अलग डिमांड्स हैं जिन सबको कम करने की मांग की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है। पाकिस्तान के अनुसार उसने 38 में से 21 या 23 डिमांड्स मान ली हैं, लेकिन ये लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है। छोटी छोटी क्या डिमांड मानी होंगी, ये बड़ी बड़ी डिमांड ही नहीं मान पा रहा है। 12 सीट की तो मैं छोड़ देता हूँ, वो बिजली, पानी और रोटी नहीं दे पा रहा है इन लोगों को। और जब वो देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में यानी भारत में जम्मू कश्मीर में लोग पिछले 5-6 साल में टूरिज्म बढ़ गया, लोगों की आय बढ़ गई, यहाँ पर शांति बढ़ गई है, लोग एकदम सुकून से रह रहे हैं, अपना समझ के रह रहे हैं, तो उनको जाहिर सी बात है ऐसा फील होगा कि हमें भी यहाँ आना चाहिए। ऐसे होती है डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये मामला अभी यहाँ चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, इसमें ऐड बहुत आते हैं, देखिए। POK's revolt is the clearest sign of the, ये किसका था, हाँ ये वाला मैंने उठाया था उसके लिए कि किस तरह से आर्मी वहाँ पर उपद्रव कर रही है पाकिस्तान की और वहाँ के निर्दोष लोगों को मार रही है। लगभग 200 से ज़्यादा मारे जा चुके हैं, ये आंकड़ा दिखता है इंटरनेट पे, पता नहीं हकीकत क्या है। तो लगातार आर्मी के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह हो रहा है और ये नारा लगाया जा रहा है, गो बैक आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। और एक नारा लगाया जा रहा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा भी लग रहा है, इसके लिए मैंने खोला था, ठीक है। हाँ ये देखो, पाकिस्तानी फोर्सेस आउट, ये वहां पर नारे लग रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको एक चीज और बताता हूं, चलो मैं पहले कुछ आपको देखो, पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी क्या है, ये कड़ियां क्या हैं। पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ियां 3 हैं, 3। एक है कि POK में कुछ ना हो जाए, पाकिस्तान इस बात का बड़ा ध्यान रखता है, तो POK में हो ही रहा है, ठीक है। दूसरा, कहीं बलूचिस्तान में विद्रोह ना हो जाए, कहीं बलूचिस्तान टूट के अलग ना हो जाए। तो लगातार आप देख रहे हो बलूचिस्तान वाले कभी ना कभी पाकिस्तानी आर्मी से भरी हुई कोई ट्रेन उड़ा देते हैं, कभी बस उड़ा देते हैं, कभी चौकी पर हमला कर देते हैं, वो हो ही रहा है। तीसरी जो कमजोर कड़ी है वो है अफगानिस्तान की तरफ से होने वाला हमला, वो चाहे फिर तालिबान की तरफ से हो या तालिबान समर्थित जो यहाँ पर ग्रुप है TTP उसके द्वारा हो। तो इस पर एक खबर हम आपको दे ही देते हैं, ये देख लीजिए। अफगानिस्तान तालिबान लॉन्च स्ट्राइक ऑन बॉर्डर विद पाकिस्तान एज टेंशंस एस्केलेट, ये 5 घंटे पहले की न्यूज़ है। अफगानिस्तान ने 5 घंटे पहले खबर आई है कि पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में दनादन ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान का कहना यह है कि जितने भी ISIS खुरासान के ठिकाने हैं हम उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ISIS खुरासान लंबे समय से अफगानिस्तान में हमले कर रहा था, निर्दोष लोगों को मार रहा था, तो उसका बदला हम ले रहे हैं। ISIS खुरासान क्या है? ISIS जानते हैं आप, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसका एक ब्रांच है जो खुरासान प्रोविंस के लिए डिमांड करता है। उसका कहना है कि हम अपने खुरासान बना करके उस पर रूल करेंगे। ये खुरासान क्षेत्र है जिसमें ईरान का क्षेत्र आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान थोड़ा सा आता है, अफगानिस्तान आता है। और ये इनका डिमांड ये है ISIS खुरासान का कि हम अपना जो रूल है, जो खिलाफत है, उसको बड़े स्तर तक फैलाते हुए इंडोनेशिया तक लेकर के जाएंगे। तालिबान का कहना यह है कि भैया हम अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं, अपने तरीके से अपने देश को या पाकिस्तान को भी चलाएंगे, उससे ज़्यादा हमारी डिमांड्स नहीं है। और ISIS खुरासान का कहना यह है कि ये जो तालिबान वाले हैं ये दूसरे लोगों के साथ मिल जाते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं और छोटी चीज़ों पे जाकर के सहमत हो जाते हैं, बहुत छोटा लक्ष्य लेकर के चलते हैं। हम बड़े लोग हैं, हम अपना एक बड़ा व्यापार लेकर के चलते हैं। ऐसा जैसे मान लो दाऊद इब्राहिम है, वो कहता है कि भाई हमारा प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है, हम पाकिस्तान, दुबई, भारत, बांग्लादेश हर जगह अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। ये मान लो दाऊद कह रहा है, तो ऐसे ही ISIS खुरासान कह रहा है। और तालिबान क्या है? तालिबान मान लो जैसे किसी एक शहर का कोई एक माफिया नॉर्मल जो अपने शहर में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, उसे मतलब नहीं है कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। इस तरह से दोनों में एक वैचारिक मतभेद है जिसकी वजह से दोनों दुश्मन हैं। और अफगानिस्तान का कहना यह है कि लंबे समय से पाकिस्तान के स्कूल में ISIS खुरासान वालों ने अपना एक बेस बना रखा था जिसके जरिए वो ऑपरेट कर रहे थे और अफगानिस्तान में कई बार हमला करवा चुके हैं, इसलिए हमने बदला लेते हुए यहाँ पर अटैक किया है। ठीक है, अफगानिस्तान वालों ने।
अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान हिट्स ISIS टारगेट्स इन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा डेज आफ्टर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक। पाकिस्तान ने परसों एयर स्ट्राइक करी है, कल या परसों, जिसका जवाब अफगानिस्तान ने इस तरह से दिया कि ISIS खुरासान के ठिकानों पर हमला कर दिया, और पाकिस्तान ने माना भी है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमला हो नहीं पाया था, हमने हवा में ही ड्रोन्स उड़ा दिए थे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कह ये रहा हूं कि जो ये तीसरी कड़ी है, यहां से भी लगातार हमले हो रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हम लोग क्या चाहते हैं ना कि बस भारत की फौज घुस जाए और एक भी बार में खत्म कर दे इसे। हम क्यों अपनी बुलेट्स खराब करें? हम क्यों अपनी फौज को संकट में डालें? हम क्यों अपने जवानों को परेशान होने दें? वो अपनी ही कलेश में मारा जाएगा। आप देखते रहिए। एक चीज और, इंडियन आर्मी एक्सेलरेट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स अलोंग चाइना बॉर्डर। हमने चाइना बॉर्डर के पास इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को भी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे कहीं भी मान लो युद्ध हो गया, अब युद्ध में आर्मी हमारी चली गई, अब आर्मी को थोड़े टाइम बाद पता चला कि तोपों की जरूरत पड़ रही है, आर्टिलरी मंगवा रहे हैं, फिर पता चला इन्फेंट्री की जरूरत पड़ रही है, यानी पैदल सेना और चाहिए उन्हें, फिर पता चला कि कुछ मेडिकल एड चाहिए, तो डॉक्टर्स चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, थोड़े वाहन चाहिए, अलग अलग तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं, तब जाके ऑपरेशन हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को जुटाने में कई बार कई दिन बीत जाते हैं और ऑपरेशन इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। तो इस बार क्या किया है, पहले से ही एक टुकड़ी पूरी ऐसी बना दी गई है, इस तरह की टुकड़ियां बना दी गई हैं जिसमें लगभग 5000 जवान होते हैं, जिनको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कहा जाता है, IBGs कहा जाता है, कि भाई तुम पहले से ही अपने साथ डॉक्टर, टेक्नीशियन, तोप, गोला बारूद सब लेके चलो, जिसकी जरूरत हो तुरंत इस्तेमाल कर लो। तो ऐसी टुकड़ियां डिप्लॉय कर रहे हैं हम चाइना के बॉर्डर के निकट, और ऐसे ही करेंगे पाकिस्तान के बॉर्डर के निकट। पाकिस्तान के बॉर्डर के निकट हम इसके अलावा बहुत कुछ डिप्लॉय कर चुके हैं, मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। अब आप कहेंगे तो क्या चाइना से हमें खतरा है? नहीं, यही तो पेच है। इस समय ऐसी कई खबरें आएंगी कि आपको लगेगा कि चाइना भारत के ऊपर कुछ करने वाला है, और ये सब खबरें हवाबाजी हैं, किसी की रियलिटी नहीं है। चाइना और भारत इसमें मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें तैयार रहना है, क्योंकि चाइना कितना भी हमको आश्वासन दे, हमें एक पॉइंट ऐसा लेके चलना है कि ये कभी भी धोखा दे सकता है। हम देख चुके हैं 1971 में चाइना ने किस तरह से एक पाकिस्तान का इनडायरेक्ट साथ दे करके हमको धोखा देने का प्रयास किया था, पर उस समय अमेरिका आ गया था। हम उस समय भी तैयार थे चाइना के लिए। तो चाइना कभी भी कुछ भी कर सकता है, हमें इस बात को लेकर के चलना चाहिए। और बाकी कोई ये कहे कि चाइना अरुणाचल में घुस गया है, चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, अटैक करवाए, वो नहीं होने वाला। चाइना का फोकस इस समय ताइवान है, बट तैयार हमें रहना पड़ेगा। तो इस समय ये हम कर क्या रहे हैं, एक एक्सिस बना रहे हैं। इस एक्सिस को आप देखेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि इस एक्सिस में रशिया एक बड़ा खेल खेल रहा है। अभी 27 मई 2026 को रशिया और तालिबान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें दोनों डिफेंस एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ेंगे। तालिबानियों का कहना यह था कि जब USSR हमारे देश में था तो अपने कुछ हथियार छोड़ गया था, उन हथियारों को अपग्रेड करने के लिए, उन हथियारों को ठीक से संचालित करने के लिए हमें रशिया की फिर से ज़रूरत है, इसलिए हमने ये एग्रीमेंट किया है। भविष्य में हो सकता है हम रशिया से और हथियार लें। तो रशिया तालिबान को हथियार देगा, अमेरिका क्या करेगा, USA को देगा, सॉरी अमेरिका देगा पाकिस्तान को, और दोनों लड़ेंगे। अब लड़ते रहो। ये देखो, अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ा था, हम जबरदस्ती पाकिस्तान से उलझे, इसमें हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। कोई कुत्ता आप पे भौंक रहा है, आप रुक करके उसी को ईंट पत्थर मारे जा रहे हो, उसे उलझा दो किसी चीज में और आप निकलो। इसके लिए जरूरी था कि एक्सेस, और रशिया के लिए अच्छी बात है। तो मई 2023 में जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी बनती है, जो भी POK में प्रोटेस्ट कर रही है, और 2023 में मई में प्रोटेस्ट करती है, फिर मई 2024 में फिर प्रोटेस्ट करती है, मई 2025 जुलाई 2025 में रशिया तालिबान सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। अक्टूबर 2025 में जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी POK में फिर से प्रोटेस्ट करती है। ये सब प्रोटेस्ट हल्के थे, और फिर मई 2026 में रशिया अफगानिस्तान के साथ डिफेंस डील कर लेता है, और उसी मई 2026 में जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी फिर से प्रोटेस्ट करने बैठ जाती है। अब आप बताइए क्या कहेंगे?
ठीक है, तो इस तरह से पूरी चीज़ें चल रही हैं। आप बस देखते जाइए, मज़ा आने वाला है। इंतज़ार करिए, वो दिन दूर नहीं है कि आपको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का भी मज़ा दिलवाया जाएगा। बाकी कोई अपडेट आती है तो मैं मिलता हूँ। एक वीडियो लेकर के आऊँगा। सेशल्स वाला टॉपिक छूटा हुआ है अभी, आपको लगा होगा मैंने कवर नहीं किया। कुछ टॉपिक जो छूटे हुए मैं कवर नहीं करता, उनको मैं जानबूझ के नहीं करता, क्योंकि वो ज़रा सी चीज़ होती है। मैं न्यूज़ प्रेज़ेंटर नहीं हूँ कि देखो वहाँ पर ये हुआ, ये हुआ ना। मैं ये बताने आता हूँ कि ये हुआ क्यों? उसके लिए केवल एक खबर मुझे मिल जाए, उससे मैं नतीजे पर नहीं पहुँच पाता। मुझे कम से कम उसकी अगली कड़ी भी चाहिए होती है, तब मैं निशाने पर पहुँच पाता हूँ कि हो क्या रहा है। सेशल्स में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं इसको लेकर के एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि पिछले 10 साल में भारत ने किस तरह से आइलैंड कंट्रीज़ पर अपनी पकड़ बनाई है, अपना रिश्ता बनाया है, और किस तरह से भारत इन आइलैंड कंट्रीज़ के साथ रिश्ता बना करके चाइना को काउंटर कर रहा है, चाइना के BRI को। इस पर मैं अलग से वीडियो डिस्कस करूँगा। उसी का एक पार्ट है सेशल्स के साथ संबंध। वरना सेशल्स जैसे जरा से देश में भारत के प्रधानमंत्री 3 दिन रुक करके आ रहे हैं, वहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करवा के आ रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं आ रहे होंगे, है ना? चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।